क्या ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और ये बड़ा जेन्युइन सवाल है। हमें शायद इस लेवल पर पहुंच करके एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा लगता हो कि मैं आपको कोई सीधा आंसर यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं हाँ और ना दोनों ऑप्शंस आपको बता देता हूँ। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि लास्ट स्लाइड तक पहुँचते पहुँचते आपके दिमाग में, मन में खुद ही एक विचार बन जाएगा कि रीज़न बीइंग कि हम उनको देख रहे हैं कि वो यूपीएससी का उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, पर यूपीएससी के लिए अगर आप देखो तो उन्होंने ऑलरेडी अपना पूरा ग्रेजुएशन, मतलब वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे ये सोच तो लेते हैं, लेकिन कर नहीं रहे होते हैं। प्रैक्टिकली वो कुछ नहीं कर रहे हैं। रोज सोचते हैं कल से करता हूँ, कल लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा, परसों लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा, और वो इसी चक्रव्यूह में जो यूपीएससी सक्सेस रूल कहते हैं, जनरली बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं। दैट इज 753 रूल। बहुत सिंपल सी बात है। 7 का मतलब है 7 डेज से। आप हफ्ते के 7 दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। 2 घंटे ही निकाल रहे हैं, 3 घंटे के दिन निकल गया, ये 2 ही घंटे निकला। लेकिन पहली चीज़ एनसीईआरटी फॉलो करनी है, दूसरी चीज़ स्टैंडर्ड बुक्स हमें करना है, तीसरी चीज़ क्या करना है, करंट अफेयर्स फॉलो करना है। और इस लेवल की कंसिस्टेंसी की मैं डिमांड यहाँ पर कर रहा हूँ। अब जनरली होता क्या है, 3 तरीके के बच्चे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और आई होप आपने मेरी पुरानी जो वीडियो थी जिसमें हमने यूपीएससी सिलेबस के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी, बहुत लंबी चर्चा हो गई थी, लेकिन उसमें मैंने आपको एक प्रैक्टिस सिखा दिया कि आप सिलेबस के साथ खुद कैसे प्ले करके, कैसे खेल करके आप पूरे सिलेबस को लर्न कर सकते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये ठीक उसी तरीके से है कि रास्ते हम कभी याद नहीं करते, रास्तों से गुजर के वो रास्ते अपने आप कई महीनों में याद हो जाते हैं। ठीक वैसा यूपीएससी सिलेबस के साथ सीन है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए और जनरली भी लाइव सेशंस में क्वेश्चंस हमारे साथ आते हैं। हमने इस चैनल के माध्यम से प्रॉमिस किया था कि आपको नेक्स्ट लेवल कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, और उसी की पूरी मुहिम जो है वो इस चैनल पर चल रही है। इंडियन पॉलिटी की मेरी सीरीज़ होती है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, आप उसको देख सकते हैं। लाइव 6 बजे वो सीरीज़ होती है। अब इस लाइव सेशंस में और जनरली सारे सेशंस में जब पूरी टीम ने हमारी स्टडी किया कि सबसे ज़्यादा पूछे गए सवाल क्या थे, तो एक सवाल जो बार बार सबके सामने आया वो ये था कि क्योंकि हमारे इस चैनल के ऊपर सारे बिगिनर्स हैं, सारे वो छात्र हैं, छात्राएं हैं जो अभी कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और उनका एक ही सवाल होता है कि क्या ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और ये बड़ा जेन्युइन सवाल है। हमें शायद इस लेवल पर पहुंच करके एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा लगता हो कि यार ये तो बड़ा ऐसा सवाल है, तो आप खुद आंसर कर सकते हो, लेकिन बात ये नहीं है। आप जनरली अगर उनके स्टेज पर जा करके हम समझें इस चीज़ को, तो ये सच में एक बड़ी समस्या है। और क्योंकि हम खुद कॉलेज से जब पढ़ते थे तो ये बहुत बड़ी समस्या थी कि भाई इस कॉलेज डिग्री का करना क्या है, मतलब आगे जाके क्या करेंगे। बहुत सारे फील्ड्स हैं, आगे जा करके नौकरी करना चाहते हो, डिग्री के बेसिस पर डिग्री वाली नौकरी करना चाहते हो, या कुछ अपना अलग पैशन है वहाँ पर कुछ बढ़ना चाहते हो, या गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं। ये जब कॉलेज में ही डिसाइड हो जाता है तो जर्नी भी आसान हो जाती है, फिर एफर्ट भी एक जगह पर लगने लगता है और बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच हो जाता है। और इसीलिए जनरली स्टूडेंट्स इस सवाल को पूछते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। अब देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि क्या हमें ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब इसमें मैं आपको कोई सीधा आंसर यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं हाँ और ना दोनों ऑप्शंस आपको बता देता हूँ। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि लास्ट स्लाइड तक पहुँचते पहुँचते आपके दिमाग में, मन में खुद ही एक विचार बन जाएगा कि मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या मेरे लायक है, क्या मैं इतना एफर्ट डाल सकता हूं तो मुझे करनी चाहिए, नहीं डाल सकता तो नहीं करनी चाहिए। एज सिंपल एज दैट। इसमें कुछ कंफ्यूज होना ही नहीं है। 90% स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल आता है, 90% लोग। अब देखिए 90 क्यों यहाँ पर लिखा गया, इसके पीछे का कारण है। 90% लोग इसलिए यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि कॉलेज में पहुंच करके 10% लोग जो है उनका तो कहानी खत्म हो जाती है, वो रास्ता ही दूसरा हो जाता है। आप समझ रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वो किसी चीज़ में पड़ जाएंगे, किसी लत में पड़ जाएंगे, किसी ऐसी चीज़ों में पड़ जाएंगे जिन अपना फ्यूचर सोचने का भी समय नहीं होता उनके पास। दे आर वेरी वेरी बिजी इन डिफरेंट थिंग्स। तो उन 10% लोगों को छोड़ करके 90% जो बच्चे होते हैं वो सीरियस होते हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, और जनरली मध्यम वर्गीय परिवार से आए होते हैं, अच्छे परिवारों से भी है, तो भी ये सोचते हैं कि भाई आगे चल करके करना क्या है। और इसी असमंजस में 90% लोग ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कॉलेज के, और बहुत ही नेसेंट दिमाग होता है, एकदम अभी नया नया दिमाग है, बिल्कुल फ्रेश दिमाग है, कुछ भी सोच नहीं है, कुछ भी लॉन्ग लपाटा नहीं, एकदम सीधे साफ सोच है।
ऐसे 90% स्टूडेंट्स जो हैं जनरली गलत रास्ता अपना लेते हैं, और उसकी वजह से जब उनको नुकसान होता है उनकी ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद, प्रिपरेशन करने के 2-3 साल बाद उनको रियलाइज़ होता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उनको बड़ी महसूस होती है। आपको मैं 2 एग्जांपल्स देता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल, जो इस बार के ऑल इंडिया रैंक 1 थे, अनुज अग्निहोत्री, उनकी एक बात ध्यान में आई होगी आपके, और आपने शायद उनका इंटरव्यू सुना भी होगा, नहीं सुना कोई भी एक छोटा मोटा इंटरव्यू जाके देख लीजिएगा। ही टोल्ड कि व्हेन ही वाज इन हिज कॉलेज, वो डॉक्टर मतलब एमबीबीएस कर रहे थे, तो उनका तो फील्ड बहुत ही सिंपल था भाई। डॉक्टर जो भी ग्रेजुएट है, मतलब एमबीबीएस जिसने भी कर लिया, एमबीबीएस कर लिया, एमबीबीएस क्या, मैं तो एमडीएस और ये सब को भी मानता हूँ कि ये डीबीएमएस और ये सब भी किया हुआ है, तो भी आपका कुछ कुछ काम हो जाता है। तो जिसने एमबीबीएस किया हुआ उसको तो डॉक्टर बनना ही है, कोई इसमें दो राय है नहीं। वैसे भी डॉक्टरों की बहुत कमी है भारत के अंदर। तो एमबीबीएस जनरली ये लोग करते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेड में जाते हैं, जनरली एमडी या एमएस कुछ करके वो अपना अच्छा अर्निंग डॉक्टर बन जाते हैं, या तो खुद की प्रैक्टिस या किसी हॉस्पिटल में, हर जगह रिक्वायरमेंट होती है लगभग। तो जनरली ऐसा होता है, उनको तो कुछ नौकरी ढूंढने का कोई फेज नहीं है। इसका मतलब उनका तो बहुत क्लियर गोल होना चाहिए कि भाई डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन ही इन हिज कॉलेज स्टार्टेड थिंकिंग कि यार मेरा पैशन जो है वो सिविल सर्विसेज की तरफ है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो सिविल सर्विसेज की तरफ बढ़ जाना चाहिए। और राइट इन द कॉलेज ही डिसाइडेड कि मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। तो कॉलेज में रहते ही उन्होंने अनअकैडमी से सिविल सर्विसेज की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जनरली आपको अभी के, और ये पिछले 2-3 साल में हुआ है बहुत ज़्यादा, जनरली पिछले 2-3 साल के जितने फर्स्ट टाइमर्स हैं, जितने फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं या सेकेंड अटेम्प्ट वाले बच्चे भी, उनको भी काउंट करूंगा मैं, वो जनरली आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कॉलेज में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तभी जा करके वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पा रहे इस एग्जाम को। रीजन बीइंग कि हम उनको देख रहे हैं कि वो यूपीएससी का उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, पर यूपीएससी के लिए अगर आप देखो तो उन्होंने ऑलरेडी अपना पूरा ग्रेजुएशन उसके लिए डेडिकेट किया हुआ था। तो अगर उनकी प्रिपरेशन साइकिल देखो तो वो 4 साल की है। हमें वो दिख रहा है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, पर उनका पीछे से 4 साल लगा हुआ है उसमें। एंड इस 4 साल में वो इतना तपे हैं कि वो सोना हो गए। वो इतना ज़्यादा उन्होंने उस लेवल पर प्रैक्टिस करी है कि वो जब फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो वो एक 4 अटेम्प्ट वाले बच्चे के बराबर का दिमाग लेकर के वो एग्जाम दे रहे हैं, या उनकी अंडरस्टैंडिंग उस 4 अटेम्प्ट वाले बच्चे के बराबर हो गई है। अब 90% बच्चे क्या करते हैं कॉलेज में, जनरली उनसे गलती ये हो जाती है कि वो ना यस वाले उसमें आ पाते हैं ना नो वाले कैटेगरी में आ पाते हैं। मतलब वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे ये सोच तो लेते हैं, लेकिन कर नहीं रहे होते हैं। प्रैक्टिकली वो कुछ नहीं कर रहे हैं। रोज सोचते हैं कल से करता हूँ, कल लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा, परसों लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा, और वो इसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। साल भर उनका बर्बाद हो जाता है, और साल भर बर्बाद भी हो जाता है, उनको रियलाइज नहीं होता। क्योंकि भाई सेकेंड ईयर का बच्चा है, 1 साल बर्बाद भी कर दिया, तो कॉलेज में तो पास ही हो गया, थर्ड ईयर में पहुंच गया, थर्ड ईयर में भी जब वो बर्बाद कर दिया, और जब जा करके पहला अटेम्प्ट देगा यूपीएससी का, तब उसको रियलाइज होगा कि मैंने अपने 2 साल बर्बाद कर दिए। तो रियलाइज होते होते 2 साल लग जाएंगे, तो वहां वो साल वापस आने वाले नहीं हैं। तो हम ना यस कैटेगरी में आ पाते ना नो कैटेगरी में आ पाते। अगर नो कैटेगरी में मान लो हम आ गए, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ में आ गया है कि भाई मेरे से ना होगा, अगर आप इस कैटेगरी में आ जाते हो, नो कैटेगरी में, तो एक चीज़ बड़ी क्लियर हो जाती है यहाँ पर कि मुझे अब नौकरी की तलाश में निकलना है। मुझे जो अपना ग्रेजुएशन है वो इस तरीके से, मैं उसमें इतना इन्वॉल्व हूँ अपने ग्रेजुएशन के साथ। भाई मैं इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ, मैं एक्टिविटीज़ भी कर रहा हूँ कॉलेजेस की, मैं अपने लिंक्स भी बना रहा हूँ कि भाई मैं कॉलेज से पास हूँ और मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो जाए। कैंपस प्लेसमेंट की स्थिति तो पता है भारत में आपको, भाई कहीं मेरी नौकरी लग जाए, एटलीस्ट इतना मेरे पास हो, सीनियर वीनियर से बात करें, मैं कहीं लग जाऊँ। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉलेज में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, तो हम ना ही प्रिपरेशन कर पा रहे हैं और ना ही हम नौकरी के लिए पढ़ पा रहे हैं। तो हमारा होता क्या है, कुछ नहीं हो पाता। और ऐसे 90% बच्चों को देख करके काफ़ी दुख होता है। अगर एक सही लाइन लेंथ, सही गाइडलाइन मिल जाए तो फिर आप इस चीज़ से बच सकते हो। ना करना क्या है, होता क्या है, आगे जाने से पहले बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि आप ऐसी सदी हुई तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो और अभी आप कॉलेज में हो, आपके पास बहुत टाइम बचा हुआ है, तो आप अनअकैडमी का 30 मंथ का कोर्स यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें 6 मंथ आपको आराम से फ्री मिलेंगे। ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 28,999 है। मतलब आप समझ रहे होगे कि ये 30,000 भी नहीं है। इससे सस्ता कोर्स और इतनी सदी हुई प्रिपरेशन के कोर्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अनअकैडमी का आपने इस बार रिजल्ट देखा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया रैंक 3 आकांश धूल, वो अनअकैडमी के बारे में बात कर रहे थे। क्रेजी कंटेंट, मृणाल सर, सुदर्शन सर, ऑल इंडिया रैंक 1 आप देख चुके हो, रैंक 6 आप देख चुके हो। सो ऑल दीज एस्पिरेंट्स हैव स्टडीड विद अनअकैडमी, अनअकैडमी कैरीज दैट विद अस। तो ये ऑफर जो है 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हो, APYT
10, राइट। और देखिए कोर प्रॉब्लम सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद समझते हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहली प्रॉब्लम, कोई भी स्टूडेंट जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने जाता है, खास तौर से यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रॉब्लम करने जाता है, तो उसके 3 मोटे मोटे प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं। अभी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स नेसेंट स्टेज में 3 है, आगे चलोगे तो और कई सारे आ जाएंगे। मैं अभी फिलहाल आप लोग के लिए 3 ही लेके चलता हूँ। 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं उस बच्चे के। सबसे पहली दिक्कत है कि यूपीएससी सीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है कि स्टूडेंट्स जनरली इसमें खो जाते हैं। होता क्या है कि एक बार मोटिवेशन की कोई रील देख ली और हमने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे आईपीएस ही बनना है, अब तो मैं मतलब गाड़ी लेकर के अपने गली में हुई हुई करते जाऊंगा और एकदम बवाल मचा दूंगा। ऐसे स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत ये होती है कि वो कहीं भी कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब सबसे पहले पॉलिटी का एग्जांपल लेते हैं। सिलेबस इतना वास्ट है, इतने सारे रिसोर्सेस हैं, यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, इतना कुछ है ना, ये एक समुद्र है। इसमें जैसे ही आप उतरते हैं आप गायब हो जाते हैं। आप जैसे बहुत हजारों लोग जो है उस समुद्र में हर साल उतर रहे हैं, हर साल क्या हर दिन उतर रहे हैं हजारों लोग उस समुद्र में, आप वहाँ गायब हो जाते हो। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर इसमें स्टूडेंट करता गया है, अब इंडियन पॉलिटी पढ़ रहा है वो, तो पहले वो लक्ष्मीकांत शुरू करता है, क्योंकि उसको देखता है यूट्यूब पे किसी का वीडियो देखा कि भाई वो कह रहा है लक्ष्मीकांत पढ़ लूँ, तो लक्ष्मीकांत पढ़ लेता है। लक्ष्मीकांत तो पढ़ना स्टार्ट करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि उसकी कंसिस्टेंसी बहुत नेक्स्ट लेवल की होगी, वो शुरू करेगा और 1 महीने में खत्म कर देगा, भाई उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो पहली रीडिंग वो करेगा, आराम आराम से करेगा, समय लेगा। लक्ष्मीकांत पढ़ ही रहा होता है तब तक दूसरी यूट्यूब की वीडियो सामने आ जाती है उसके। अब वो सोचता है यार ये तो एमपी जैन बोल रहा है, तो मैं एमपी जैन कर लेता हूँ। अब वो बीच में ही लक्ष्मीकांत से सीधा एमपी जैन पे स्विच मार दिया। फिर उसके बाद कुछ एक और वीडियो सामने आते, कहते हैं सब दोनों बेकार है, डीडी बसु पढ़ लो, तो डीडी बसु पे स्विच हो जाता है। अब वो डीडी बसु देखने लग गया कि यार इसमें कुछ क्या रह जाए, डीडी बसु पढ़ लिया। फिर किसी ने बोला पीएम बख्शी पढ़ लो। अब वो क्या है, वेरियस रिसोर्सेस, एक सब्जेक्ट पॉलिटी के लिए वो वेरियस रिसोर्सेस के ऊपर स्विच करता है और 1 साल तक वो सिर्फ इंडियन पॉलिटी पढ़ता है, और वो भी ढंग से नहीं पढ़ पाता, उसको भी वो कंप्लीट नहीं कर पाता। प्लस इतने अलग अलग जगह से पढ़ लिया कि वो कनेक्शन भी नहीं बन पाता उसका। दूसरी समस्या क्या होती है कि उसके नोट्स नहीं प्रिपेयर हो पाते, कंसोलिडेशन नहीं हो पाता। तो वास्ट सिलेबस की वजह से ये होता है कि हम बिना सब्जेक्ट का वेटेज समझे हम सीधा इस समर में उतर जाते हैं, और ये उस तरीके की बात है कि आप बिना गहराई नापे समुद्र में उतर जाते हो और आप डूब के मर जाते हो। एज सिंपल एज दैट, इसको अगर एक लाइन में मुझे समराइज करना हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आपने अगर मन बना भी लिया कि मुझे प्रिपेयर करना है, सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया जाए। और समझने के बाद भी, समझना ही काफी नहीं है, समझने के बाद हर सब्जेक्ट का वेटेज मुझे समझ लेना चाहिए कि भाई पॉलिटी से अगर 15 क्वेश्चन आ रहे तो मैं 15 क्वेश्चन के हिसाब का ही उसके ऊपर टाइम दूंगा ना। ऐसा नहीं है कि मेरा टाइम जो है पॉलिटी के ऊपर 1 साल और साइंस एंड टेक 2 महीना। और जनरली लोग ऐसे, मैं 3-4 सब्जेक्ट्स के नाम लेता हूँ, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, गवर्नेंस भी ले लो, इसमें आईआर भी ले लो, ये 3-4-5 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मतलब कोई ढंग से नहीं पढ़ता। जबकि साइंस एंड टेक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, खूब क्वेश्चंस आते हैं उससे, उसका वेटेज कोई कम नहीं है। लेकिन जनरली आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट स्टडी इन्वायरमेंट, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते। तो अब क्या होता है कि जब इसके क्वेश्चंस आते हैं तो पेपर टफ लगने लगता है। तो यही बात है कि जब आप वेटेज बिना समझे सिर्फ 3-4 सब्जेक्ट ही पे पूरा फोकस कर दोगे, जनरली एस्पिरेंट यही होता है, भाई पॉलिटी पूरा पढ़ लिया, खूब पढ़ लिया, जगह जगह से पढ़ लिया, अलग अलग जगह से पढ़ लिया क्योंकि मजा आ रहा है उसमें। इकोनॉमी यही हाल है, इंटरेस्टिंग है थोड़ा तो मैंने हर जगह से पढ़ लिया, लेकिन साइंस से मैं भाग रहा हूँ, मैं इन्वायरमेंट से भाग रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा रटने वाला है, थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा है, तो मैं उससे भागने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप सही तरीके से जजमेंट नहीं कर पाते, वेटेज नहीं कर पाते। तो एक वास्ट सिलेबस एक सबसे बड़ी चुनौती बच्चों के सामने आती है, जिसकी वजह से दे इवेंचुअली लूज देयर कंट्रोल ऑन द सिलेबस, और इससे क्या होता है कि वो थक जाते हैं और फिर हार मान लेते हैं। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, दैट इज द अनसर्टेनिटी फैक्टर। अब क्या है, ये एग्जाम अनसर्टेन तो है ही, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। अनसर्टेन किस तौर पर है? अनसर्टेन इसलिए नहीं है कि यूपीएससी ने बहुत ही टफ क्वेश्चन दे दिए, नहीं। अनसर्टेन इस तरीके से है कि मान लीजिए इसमें मैंने 3 सब्जेक्ट, सबके कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, जैसे मेरा पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है। तो मेरा जनरली मॉक टेस्ट करने का या कुछ भी टेस्ट वेस्ट जब मैं लिखता था, तो मैं पॉलिटी वाला सेक्शन पहले कर लो, इकोनॉमी वाला सेक्शन कर लो, और उसके बाद बाकी सेक्शंस पर जाओ। इस तरीके से कई लोग का अप्रोच भी होता है और होना भी चाहिए। अब क्या है कि अनसर्टेनिटी है, उस साल पॉलिटी का क्वेश्चन जो है ज़रा टफ आ गया,
टफ आ गया बिल्कुल। तो उसमें मैंने बहुत टाइम लगा दिया और उसका उतना प्रोडक्ट मुझे मिल नहीं पाया। इकोनॉमी में वही किया, बाकी सब्जेक्ट्स में मैंने उतना फोकस नहीं किया था, तो वो मेरा पेपर जो है खराब। तो अनसर्टेनिटी जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान, और हम अनसर्टेनिटी फैक्टर की वजह से भी इस रेस के बाहर हो जाते हैं। तो ये दूसरा चैलेंज आता है। और तीसरा और सबसे बड़ा चैलेंज जो कि हर एस्पिरेंट के सामने आएगा, आपके सामने भी आएगा, हमारे सामने भी आया, दैट इज द कंसिस्टेंसी फैक्टर। इस इतने बड़े एग्जाम के अंदर आपको नेक्स्ट लेवल की कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, इसीलिए नेक्स्ट लेवल कंसिस्टेंसी यहाँ पर रुका हुआ है। अब इसके लिए क्या होता है कि हर दिन आपको सेम ग्राइंडिंग, जैसे मैंने इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, एक बार मैं विराट कोहली जी का इंटरव्यू देख रहा था, तो और बहुत सही बात उन्होंने कही। उसने पूछा, इंटरव्यूअर ने, या पूछा होगा, सवाल मुझे याद नहीं कि आप इतने बड़े खिलाड़ी कैसे बने, या कुछ ऐसा सवाल ऐसे ही आजकल। तो उन्होंने उसका जवाब दिया, बहुत ही शानदार जवाब। कहा, मेरे जैसे बहुत सारे खिलाड़ी भारत में हैं, बहुत सारे, जिनकी टेक्निक भी मेरे जैसी है, दे आर एज गुड एज मी, उनकी टेक्निक मेरे जैसी है, टाइमिंग मेरे जैसी है, और अगर उनको मंच मिले, उनको मौका मिले, तो वो बहुत लंबा खेल सकते। भारत में ऐसे कई सारे खिलाड़ी थे। मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली फर्स्ट डे विराट कोहली नहीं थे। विराट कोहली इतने साल की कंसिस्टेंसी की वजह से विराट कोहली बन पाया। ही टोल्ड कि मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ मेरे हार्ड वर्क और मेरी कंसिस्टेंसी की वजह से। हर दिन प्रैक्टिस करना, हर दिन ग्राइंड करना, और कई सालों तक लगातार कर पाना। आप 38 साल या 37 साल जो भी उम्र है, इस उम्र में वो उस लेवल की फिटनेस देखिए। तो क्योंकि वो उस फील्ड में इतनी फिटनेस है, इसलिए आज भी उनका दौर चल रहा है, आईपीएल में खेल रहे हैं, है ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहे हैं, रणजी भी खेला उन्होंने अभी, और सब कुछ किया। क्यों? सिर्फ एक वजह से, कंसिस्टेंट रहने की वजह से। तो कंसिस्टेंसी जो है वो लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करने वाली होती है। और इस एग्जाम में जो कि मल्टी लेवल का कमिटमेंट आपको रिक्वायर होता है, उसमें आपको कंसिस्टेंसी चाहिए ही होती है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होगे, और जनरली कॉलेज के बच्चों में डिसिप्लिन की ही एक सबसे बड़ी कमी होती भी है कि भाई मैं नहीं भी पढ़ूंगा अगर कल, तो क्या हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा। अरे 3 साल बाद है यार यूपीएससी, एक दिन भाई का बर्थडे मना लिया तो क्या हो जाएगा। तो वही है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, और हर दिन भाई का बर्थडे मना रहेगा। वही स्थिति हमारी हो जाती है कि हर दिन भाई का बर्थडे मना रहे हैं, आज इसका बर्थडे है, कल उसका बर्थडे है, फिर गर्लफ्रेंड को शॉपिंग लेके चले गए, गर्लफ्रेंड की दोस्त का अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया तो हम भी उसमें पंचायत करने चले गए। तो इन सब से आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो, फिर 1 साल बाद आपका थ्रेशोल्ड आ जाता है, क्योंकि आपके टारगेट्स पूरे नहीं होते, तो आप जनरली प्रिपरेशन छोड़ देते हैं और 1 साल भी बर्बाद कर देते हैं। तो 1 साल में ना कॉलेज किया और ना ही हमने प्रिपरेशन किया, कुछ नहीं किया। तो ये, अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए एक बहुत सिंपल सा रूल फॉलो कर लो, एक कर्व फॉलो कर लो। ये कर्व आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत सिंपल सा इसको समझने का लॉजिक है। आप सिर्फ 2 घंटे से स्टार्ट करिए, एटलीस्ट हर दिन 2 घंटे निकालिए, और कुछ दिन ना, कुछ महीने ये करके देखिए, हर दिन 2 घंटे निकाल लें आपको यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। उस 2 घंटे में करना क्या है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना मान के चलो कि हर दिन मुझे सिर्फ 2 घंटे यूपीएससी प्रिपरेशन, एकदम कोर यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए निकालने हैं, और पूरे साल 2026 में आप यही करिए। उसके बाद धीरे धीरे, जैसे आप 27 में एंटर करिए, इसको धीरे 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 बढ़ाइए, 2 घंटे को 2.5 करिए, 3 करिए, 3.5 करिए, 4 करिए। तो 4 घंटे तक आप 2027 तक अचीव कर लीजिए, और 2028 पहुंचते पहुंचते इसको आप, जिस साल आपको एग्जाम देना है, 2029 भी हो सकता है या 30 भी हो सकता है, उस साल आप बिल्कुल फायर मोड में आ जाइए, 6 से 8 घंटे का आप समय निकालना शुरू कर दीजिए। तो अगर ये पूरा ग्राफ जो है ऐसे प्रोग्रेशन में आपका चलना चाहिए, घंटे जो हैं आपके धीरे 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 बढ़ते चलने चाहिए। इसका बढ़ने का मतलब पता है क्या, और ये खुद से भी बढ़ने लगेगा। इसका बढ़ने का कारण मतलब ये हुआ कि आपका इंटरेस्ट फैक्टर भी बढ़ते चला जा रहा है, यानी कि यूपीएससी के सिलेबस में आपको अब इंटरेस्ट आने लगा है, चीज़ें आपको समझ में आने लगी हैं, और चीज़ें क्योंकि समझ में आने लगी हैं इसलिए आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ने लगे। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, एज सिंपल एज दैट, कोई हम मान लो मूवी देखते हैं, तो हमें उस मूवी में काफ़ी इंटरेस्ट, सीरीज़ ले लो, इसको सीरीज़ के तौर पे समझो, काफ़ी इंटरेस्ट आता है, तो पूरी सीरीज एक दिन में देख गए, 8 एपिसोड 9 एपिसोड एक दिन में। क्यों भाई, 9-10 घंटा, और इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आधे घंटे में बंद कर देंगे, बड़ा हल्ला हो गया, आधे घंटे में बंद कर दिया, अरे यार बहुत बोरिंग। जैसे ही आपके घंटे बढ़ते चले जाएंगे, और ये अपने आप होगा, ये आपको कोई करने की जरूरत नहीं, जबरदस्ती की नहीं मैं 4 घंटे बैठूं, नहीं, आपको सिर्फ ये फर्स्ट स्टेज जो है यहीं पर पूरा
फोकस देना है। ये पूरा जो फर्स्ट स्टेज है, ये गोला कर देता हूँ, ये फर्स्ट स्टेज में आपको सारी मेहनत करनी है। मतलब हर दिन 2 घंटे बैठना ही बैठना है, करना ही करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये आपने अचीव कर लिया तो अपने आप ये यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। तो इससे आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और इस वजह से क्या हुआ, आपके घंटे अपने आप बढ़ते चले गए और आप बहुत कंसिस्टेंटली फॉलो करते गए। एक बहुत ही फेमस रूल है इसका, जो यूपीएससी सक्सेस रूल कहते हैं, जनरली बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं, दैट इज 753 रूल। बहुत सिंपल सी बात है, 7 का मतलब है 7 डेज से। आप हफ्ते के 7 दिन थोड़ा 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 पढ़ रहे हैं, 2 घंटे ही निकाल रहे हैं, 3 घंटे किसी दिन निकल गया कि 2 ही घंटे निकला, लेकिन आप कुछ ना कुछ टाइम, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप हर दिन निकाल रहे हैं, और 7 दिन हफ्ते के पढ़ रहे हैं। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने आप को बहुत बड़ा टारगेट नहीं कभी देना चाहिए। हाँ, पूरे साल का एक मोटा मोटा प्लान आपके पास तैयार होना चाहिए कि इस ईयर में मैं इतने सब्जेक्ट कर लूंगा, उसको इतनी बार रिवाइज कर लूंगा, या इतने मॉक टेस्ट दे लूंगा। ये एक प्लान होना चाहिए, लेकिन वो बहुत बड़ा प्लान नहीं होना चाहिए। आप इसीलिए हफ्तों का वीकली प्लान अपना बनाइए, वीकली शेड्यूल बनाइए, या डेली शेड्यूल भी बना सकते हो आप। वीकली भी नहीं फॉलो हो रहा है, डेली बनाओ कि आज सुबह उठा, या सुबह रात में सोने से पहले कल मुझे 2-3 चीज करनी है, बस 2-3 चीज। भाई पॉलिटी का ये चैप्टर ये पढ़ लूंगा, ये कर लूंगा, और ये इतने क्वेश्चन लगा लूंगा, बस ये प्लान लेके सो गया। एज सिंपल है, इसको जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है। तो 7 दिन आपने किया। फिर 5 का रूल है कि भाई आप इतने सारे रिसोर्सेज आपके यूट्यूब पे मौजूद हैं, कहीं भी मौजूद है, आप क्या करोगे, आप मतलब कुछ भी पढ़ना शुरू कर दोगे, रिसोर्सेज स्विच करना शुरू कर दोगे। आपको सिर्फ 5 रिसोर्सेज ध्यान में रखने हैं। पहली चीज़ एनसीईआरटी फॉलो करनी है, दूसरी चीज़ स्टैंडर्ड बुक्स हमें करना है, तीसरी चीज़ क्या करना है, करंट अफेयर्स फॉलो करना है। कोई भी एक चैनल आप फॉलो, जैसे यूपीएससी मंजिल हमारा चैनल है, तो इस पे ये सारा आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप एक चैनल फॉलो कर लो। तो एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स, करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और मॉक टेस्ट, ये 5 चीजें ही बस आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। उसके बाद 3 का रूल आता है, जिस साल आपको एग्जाम देना है उस साल तक आपको पूरा यूपीएससी सिलेबस, मतलब पूरा यूपीएससी का जो सिलेबस, जितना आपने कंटेंट लिखा है, इतने साल में तैयार किया है, उसका कंसोलिडेशन भी हो जाना चाहिए। और उसके साथ उस पूरे सिलेबस को लगभग कम से कम 3 बार रिवीजन भी उसका हो जाना चाहिए। 3 बार रिवीजन मैं कह रहा हूँ, एटलीस्ट 3 बार रिवीजन उसका आपके पास होना चाहिए। अगर आपने ये फॉलो कर लिया और इस तरीके से फॉलो कर लिया, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। और इस लेवल की कंसिस्टेंसी की मैं डिमांड यहाँ पर कर रहा हूँ। अब जनरली होता क्या है, 3 तरीके के बच्चे होते हैं, ये उन्हीं 90% बच्चों में से एक है। पहला स्टूडेंट वही होता है जिसके बारे में मैंने बताया कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, आए दिन हर भाई का बर्थडे बना रहेगा। वो कैजुअल, बिल्कुल कैजुअली इस प्रिपरेशन को लेता है। उसका ना कोई शेड्यूल है, ना कोई स्ट्रैटेजी है, ना उसने कुछ प्लान किया है। वो सिर्फ मोटिवेशन रील देखता है और मौज में किसी दिन बहुत पढ़ूंगा आज मैं 4 घंटे, कुछ इधर उधर का काम करता है। कोई सिलेबस कलेक्ट कर रहा है, रिसोर्स। ये क्या करता है जनरली, ये लोग नोट्स कलेक्ट करते हैं। इस टॉपर का नोट्स ले लिया, मैं मार्केट गया उस टॉपर का नोट खरीद के लाया, उसका खरीद लिया। ये लोग नोट्स कलेक्ट करते हैं या नोट्स बनाते हैं बस। दूसरी चीज़ ये क्या करते हैं, ये यूट्यूब पे वीडियो देखना शुरू करते हैं, पूरा यूट्यूब छानते हैं, एक टॉपिक का 4 वीडियो देखते हैं। पार्लियामेंट टॉपिक पढ़ना है तो पहले इनका देख लिया, फिर इनका देख लिया, फिर उनका भी देख लिया, फिर उनका भी देख लिया, फिर इनको कमेंट किया कि तुम बहुत ख़राब पढ़ा तो तुमने ये नहीं पढ़ाया, फिर इनको कहा तुमने ये नहीं दिखाया, तुमने वो नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। ये कैजुअल बच्चों की हालत है। और रिजल्ट क्या होता है, 3 साल बर्बाद करते हैं और फिर प्रिपरेशन करने आते हैं और हालत ख़राब हो जाती है। फिर एक ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा भी होता है, ये भी आपको मिलेंगे, ये कम मिलेंगे लेकिन होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट बच्चों को लगता है अरे प्रिपरेशन मैं क्या, कॉलेज एंजॉय करूंगा, लास्ट ईयर में आऊँगा और सीधा यूपीएससी फोड़ दूंगा 1 साल के अंदर। इसका तो कुछ भी नहीं होगा। ये बच्चा तो फिर भी चलो कुछ तो इसको पता है, ये तो एकदम कहानी इनकी गोल है। और फिर आते हैं आप लोग जो मंजिल चैनल फॉलो कर रहे हैं, जो मतलब सच में सीरियस हैं, इस वीडियो को पूरा अभी तक बैठे हुए हैं, अभी तक देख रहे हैं। फिर वो तीसरी बच्चे आते हैं जो स्ट्रैटेजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। हो सकता है वो कंटेंट में बहुत स्ट्रांग ना हो, सकता है वो बहुत ही टॉपर बच्चे ना हो, वो एवरेज बच्चे हैं, लेकिन वो स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत माहिर बच्चे हैं। उनके पास क्या है, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस और एकदम फोकस्ड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ये बच्चों का सबसे ज़्यादा रिजल्ट रहता है। आप उठा करके इतिहास देख लीजिएगा,
जनरली वो बच्चे जो स्ट्रैटेजी वाइज बड़े साउंड होते हैं वो जनरली एग्ज़ाम फोड़ते हैं जनरली। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ, जब मैं स्कूल में था या जब मैं जामिया में था, अब कहीं भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया, मैं कोई टॉपर नहीं था, ना अपने कॉलेज में रहा ना अपने स्कूल में था, कभी टॉपर नहीं था। टॉपर बच्चा मैं कभी नहीं था, अच्छा बच्चा था, पढ़ता था, अच्छा बच्चा था, लेकिन मेरा ना अल्टीमेट गोल का फोकस होता था। मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, तो मैं ओलंपियाड्स, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स, रिसर्च पेपर्स, इन सब में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था। इस कॉलेज के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नहीं, 1 महीना पहले पढ़ता है, बस इतना मैं अपना ध्यान में रखता था। और जनरल चीज़ें जो है पता भी होती थी। और फिर कॉलेज में भाई प्रोफेसर्स भी पता ही है आपको, उस हिसाब के होते हैं कि भाई मेरे हिसाब से आंसर लिखो तो नंबर दूंगा, नहीं दूंगा। तो मुझे बहुत फ़र्क उनसे नहीं पड़ता था। अपना एक हमने अपना तरीका, एक अपनी प्रिपरेशन के तरीके बना लिए थे और उस तरीके से करते थे। हालांकि मैं इस चीज़ को आज भी रिग्रेट करता हूँ कि मैंने कॉलेज में अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी। मैंने नहीं की थी, मैंने कॉलेज ख़त्म होने के बाद शुरू किया था, वो भी ख़त्म होने के कुछ महीनों बाद शुरू किया था, पता ही नहीं था। और कॉलेज में इतनी जागरूकता तो थी लेकिन हम लोग जागरूक हो नहीं पाए। तो कॉलेज में नहीं स्टार्ट करने का वो मलाल आज भी है कि क्यों नहीं किया। फर्स्ट ईयर में ही कर देते, लास्ट ईयर में जा करके पता लगा था और मन बना था कि करते हैं, और ऐसे करते लेट हो गया था काफ़ी। और उस समय तक कंपटीशन बहुत बढ़ गया। आप देखिए आज के डेट में कंपटीशन 60% जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वो उनका दोबारा सिलेक्शन हुआ है। आप ये 60% कितना बड़ा नंबर है। मतलब आपका कंपटीशन कौन है, जो ऑलरेडी आईएएस आईपीएस बन चुका है। भाई आप जो ऑलरेडी आईपीएस आईआरएस ये सब बन चुका है, नीचे की पोस्ट मिली है, वो अपनी रैंक इंप्रूवमेंट दे रहे थे, तो वो कंपटीशन थे। चलो अब तो खैर नियम आ गया उसका अब, लेकिन फिर भी वो बच्चे आपके कंपटीशन है जो 4 बार 3 बार 4 साल 5 साल लगातार मेंस लिख रहे हैं, लगातार वो प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, उनसे आपका कंपटीशन है। तो उसके लिए कैसी चाहिए प्रिपरेशन, ऐसी स्ट्रैटेजी लेवल की प्रिपरेशन चाहिए। और ये अगर आप इस कैटेगरी में आ जाते हो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अब हम फाइनल ऑनेस्ट आंसर पर आते हैं, एकदम सच्चाई से मैं आपको बताता हूं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो यूपीएससी में अब इसको ना आप इस तरीके से मत लो कि ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी करो, नहीं, यूपीएससी के साथ ग्रेजुएशन कर रहे हो, उल्टा है। यूपीएससी मेन फोकस है अपना, ग्रेजुएशन साथ में चल रहा है उसके, ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी नहीं चल रहा है। यूपीएससी कभी भी सेकेंड स्टैंडर्ड नहीं दे सकते आप उसको, भले ही 2 घंटा दे रहे हो, लेकिन वो मेन फोकस होना चाहिए, अल्टीमेट गोल वो यार तुमको नौकरी दिला रहा है यार वो, और तुम्हारी जिंदगी आगे की बदल के रख देगा वो चीज़, उसको आप सेकंड प्रायोरिटी कैसे दे सकते हो। तो यूपीएससी फर्स्ट प्रायोरिटी, ग्रेजुएशन सेकंड प्रायोरिटी, यूपीएससी के साथ ग्रेजुएशन चल रहा है आपका। अब क्या है, अब ये आपकी जिंदगी की सबसे अच्छा डिसीजन भी हो सकता है अगर आप कॉलेज में स्टार्ट कर दो तो, और सबसे खराब डिसीजन भी हो सकता है। सबसे अच्छा डिसीजन भी हो सकता है, सबसे खराब डिसीजन भी हो सकता है। डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड इस पर करता है कि आप कैसे प्रिपेयर करते हो, एज सिंपल एज दैट। अगर तो आप थर्ड कैटेगरी के बच्चे हो, अगर आप इस कैटेगरी में आने का दम रखते हो, अगर आप इस प्रोग्रेशन को फॉलो करने का दम रखते हो, तो आप 2 घंटा एक हफ्ते 2-2 घंटा निकाल कर देखिए, अगर आपसे वो हो जा रहा है तो आपको प्रिपरेशन करना चाहिए और आपको और किसी की एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है। आप खुद आपको कहोगे कि हाँ यार मैं फोड़ सकता हूँ इस एग्ज़ाम को, मैं बहुत स्ट्रैटेजिक हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मुझे सब समझ है, मैं यूपीएससी के सिलेबस को समझूंगा, उसके वेटेज को समझूंगा, प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा और अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम फोड़ करके निकलूंगा। दैट्स द स्पिरिट। और इस तरीके से आप कॉलेज में रहते हुए, ग्रेजुएशन करते हुए यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप इसमें आपको अपना आंसर मिल चुका होगा, जो छुपा हुआ आपका क्वेश्चन था इसमें आपको छुपा हुआ आंसर मिल चुका होगा और आप खुद समझदार हो, डिसीजन आपने बना लिया होगा अपना क्या करना है। सो आज के लिए इतना ही। जो भी आपका डिसीजन होगा कमेंट में करके हमें ज़रूर बताइएगा, इससे पता लगेगा कितने लोग जो है उसमें इन्वॉल्व हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।